हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम ध्वनि यानी साउंड चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्वनि क्या है? ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है यानी एनर्जी है जो हमारे कानों में संवेदनशीलता पैदा करती है, जिससे हमें सुनाई देता है। यानी ध्वनि क्या है? तो ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जिसके वजह से हम किसी वस्तु को सुन सकते हैं। उत्पत्ति। तो ध्वनि की उत्पत्ति वस्तुओं में कंपन यानी वाइब्रेशन के कारण होती है। आप देखते हैं कि जब किसी वस्तु को एक दूसरे में टकराते हैं तो उसमें साउंड आता है, कंपन आता है, वाइब्रेट आता है ना, कंपन करता है। तो ध्वनि की उत्पत्ति वहीं से हुई है, कंपन से। तरंग का प्रकार। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि ध्वनि जो है वो कौन सी तरंग है? तो ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग का मतलब जब तक हम किसी वस्तु को टकराएंगे नहीं, कंपन नहीं करेगी, उसमें कोई तरंग उत्पन्न होगा ही नहीं। इसीलिए ध्वनि एक क्या है? यांत्रिक तरंग है। लेकिन तरंगों के वर्गीकरण के अनुसार तो तरंगों को दो भागों में बांटा गया है, एक अनुदैर्घ्य तरंगे और एक अनुप्रस्थ तरंगे। तो ध्वनि जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग में आता है। तो ध्वनि यांत्रिक तरंग भी कहलाएगी और अनुदैर्घ्य तरंग भी कहलाएगी। अनुदैर्घ्य तरंग में क्या होता है? तो इसमें माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा के समानांतर कंपन करते रहते हैं। यानी अनुदैर्घ्य तरंगे जो हैं वो ऐसे जाते रहते हैं और अनुप्रस्थ तरंगे ऐसे अपना बनाते हैं फिगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि संचरण और माध्यम। तो ध्वनि के संचरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए माध्यम अनिवार्य है। तो ध्वनि को अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो माध्यम होना चाहिए। वो माध्यम कौन सा होना चाहिए? या ठोस, द्रव या गैस, किसी भी माध्यम में गति कर सकती है। अब यहाँ है इम्पोर्टेंट, निर्वात। ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ कंपन करने के लिए कोई माध्यम नहीं होता। यही कारण है कि अंतरिक्ष में विस्फोट होने पर भी उसकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती है, क्योंकि अंतरिक्ष में निर्वात है, वहाँ पे कोई माध्यम नहीं है, यानी ठोस, द्रव या गैस कोई माध्यम है ही नहीं। इसीलिए वहाँ पे अगर कुछ विस्फोट होता भी है उसकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती है। ठीक है, तो ध्वनि को माध्यम की जरूरत पड़ती है, चाहे वो ठोस हो या द्रव्य हो या गैस हो, कोई भी माध्यम हो। ध्वनि की चाल। तो विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है। माध्यम की प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी और घनत्व डेंसिटी पर यह निर्भर करती है। मतलब ठोस में स्पीड कम है या ज़्यादा, द्रव में कम है या ज़्यादा, या गैस में कम है या ज़्यादा, इसे देखना है। तो क्रम। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। देखते हैं, अगर बर्तन को बर्तन से बजाते हैं तो ज़्यादा साउंड आता है, पानी में थोड़ा कम साउंड आता है और गैस में उससे भी कम साउंड आता है। तो ध्वनि जो है उसकी जो चाल है, स्पीड ठोस में ज़्यादा, उससे कम द्रव्य में और सबसे कम गैस में होती है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। शुष्क वायु में चाल, अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल लगभग 332 मीटर पर सेकेंड होती है। सामान्य कमरे के तापमान पर यह लगभग 344 मीटर पर सेकेंड होती है। तो नॉर्मल टेम्परेचर यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे ध्वनि की चाल कितनी है? तो 332 मीटर पर सेकेंड। और अगर बोलेगा कि कमरे के तापमान पे तो 344 मीटर पर सेकेंड होता है। अगला है कि लोहे में ध्वनि की चाल कितनी होगी?
तो लोहे या इस्पात में ध्वनि की चाल लगभग 5130 मीटर पर सेकेंड होती है। यानी लोहा या इस्पात में ज़्यादा होता है ध्वनि का स्पीड। ध्यान रखना है, लोहा या इस्पात में, तो सबसे ज़्यादा किसमें? इस्पात में ध्वनि का स्पीड ज़्यादा रहता है। ध्वनि की चाल पर विभिन्न कारकों का प्रभाव। तापमान, यानी ध्वनि का जो स्पीड है क्या किसी पे डिपेंड भी करता है? तो हाँ, डिपेंड तो करता है। किस पे? तो तापमान में। तापमान मतलब टेम्परेचर। माध्यम का तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। मतलब वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। यानी वायु का टेम्परेचर अगर 0 है तब तो वहाँ पर 332 मीटर पर सेकेंड था ही, लेकिन अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर बढ़ता है, यानी गर्मी वहाँ पर ज़्यादा हो जाता है, तो जितना भी बढ़ेगा तो 1 डिग्री सेल्सियस में 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाता है। अगर 2 डिग्री सेल्सियस होता तो बढ़ता तो 61 को 0.61 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 1.24 नहीं 1.22 हो जाएगा। क्लियर है? तो टेम्परेचर बढ़ने पे ध्वनि का स्पीड भी बढ़ता है। कितना बढ़ता है? तो हर 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ा तो उसका स्पीड 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाता है। कहीं कहीं 0.62 भी रहता है। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु से कम होता है। मतलब नमी युक्त वायु जिसमें नमी है उसका जो डेंसिटी है शुष्क वायु से कम होता है। इसलिए आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। यही कारण है कि बरसात के दिनों में आवाज दूर तक जाती है। ठीक है, तो आर्द्रता पे भी प्रभाव पड़ता है। आर्द्रता रहेगी, ह्यूमिडिटी रहेगी तो उसका ध्वनि का स्पीड बढ़ जाएगा। तो बरसात के दिनों में क्या होता है कि जो आर्द्रता है वो आ जाता है वायु में, इसीलिए बरसात में साउंड दूर तक जाता है। अगर हम लोग किसी को चिल्ला कर बुलाते हैं तो साउंड दूर तक जाता है। दाब, क्या दाब पर प्रभाव पड़ता है ध्वनि पे? तो यदि तापमान स्थिर रहे, यानी कि टेम्परेचर को हम घटाए बढ़ाएंगे नहीं, फिक्स है, तो दाब बदलने पर ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि क्या ध्वनि की चाल पे दाब का प्रभाव पड़ता है? तो यदि टेम्परेचर फिक्स है तो दाब का ध्वनि की चाल पे प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब बढ़े घटे ध्वनि का स्पीड वही रहेगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने पे बढ़ेगा और आर्द्रता बढ़ने पे भी ध्वनि का चाल बढ़ेगा। अगला पॉइंट है हमारा ध्वनि तरंगों का वर्गीकरण। तो आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी यानी हर्ट्ज के आधार पर ध्वनि तरंगों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। एक है अश्रव्य तरंगे। ठीक है, अश्रव्य, यहाँ पे इंफ्रासोनिक वेव्स। तो अश्रव्य तरंगे क्या होती हैं? जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 20,000 हर्ट्ज से कम। कितना? 20 हर्ट्ज से कम, सॉरी 20,000 नहीं, 20 हर्ट्ज। तो जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम है उसे अश्रव्य तरंगे कहेंगे। विशेषता, इन्हें मानव कान नहीं सुन सकता। मतलब इंसान जो है इस तरंगों को सुन नहीं सकता है। तो कौन सुन सकता है? तो और ये 20 हर्ट्ज से कम तरंगे आती कहाँ पे हैं? तो ये भूकंप के समय उत्पन्न होती हैं, ज्वालामुखी विस्फोट के समय उत्पन्न होती हैं। इसको सुन कौन सकता है? तो हाथी और व्हेल मछलियाँ
इस आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न भी करती हैं और सुन भी सकती हैं। क्लियर है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। हाथी और व्हेल मछलियाँ क्या हैं? अवश्रव्य तरंगों को उत्पन्न भी कर सकती हैं और सुन भी सकती हैं। अवश्रव्य तरंगें 20 हर्ट्ज से कम होती हैं। अगला है हमारा श्रव्य तरंगे। कौन सी तरंगे? श्रव्य। श्रव्य तरंगे मतलब ऑडिबल वेव। ऑडिबल में मतलब सुनने वाला। तो वैसी आवृत्ति जो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, तो 20,000 हर्ट्ज बोलिए या 20 किलो हर्ट्ज बोलिए, बात बराबर है। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो आवृत्ति है उसे श्रव्य तरंगे कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इस तरंगों को मानव आसानी से सुन सकता है। जो इंसान सुन सकता है उसे श्रव्य तरंगे कहेंगे। अगला है प्राश्रव्य तरंगे, मतलब अल्ट्रासोनिक वेव। तो वैसी आवृत्ति जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक है। कितना है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक है, उसे हम लोग प्राश्रव्य तरंगे कहेंगे। विशेषता, इन्हें मानव कान नहीं सुन सकता, लेकिन चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली और डॉल्फिन आदि इसे सुन सकते हैं। तो जो अवश्रव्य तरंगे थे उसे व्हेल मछली सुन सकती थी, और जो प्राश्रव्य तरंगे हैं उसे डॉल्फिन, चमगादड़, कुत्ता और बिल्ली सुन सकते हैं। क्लियर है? अब है प्राश्रव्य तरंगों के उपयोग। तो चलिए उपयोग पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो हम लोग जो है ना तो अवश्रव्य तरंगे सुन पाते हैं, ना ही प्राश्रव्य तरंगे सुन पाते हैं। इसे जानवर लोग ही सुनते हैं। अभी हमारा प्राश्रव्य तरंगों के उपयोग। तो सोनार। सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। समुद्र की गहराई मापने या पानी के भीतर छुपी वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बियों का पता लगाने में सोनार का यूज होता है, और उसमें प्राश्रव्य तरंगे होती, यानी एक तरंगे यानी साउंड प्रोड्यूस किया जाता है, और कुछ समय के बाद अगर मान लीजिए कि आगे में कुछ पत्थर वगैरह रखा हुआ है तो उससे टकरा कर वो साउंड हमारे कानों तक पहुंचती है। तो उससे हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि इतना दूरी पे कोई वस्तु है। चिकित्सा में अल्ट्रासोनिग्राफी यूसीजी और ट्यूमर का पता लगाने में। तो अगर डॉक्टर के पास जाते हैं और हम लोग अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें भी हम लोग प्राश्रव्य तरंगों का यूज करते हैं, फिगर को अच्छे से समझने के लिए। एक्सरे मशीन वगैरह में अल्ट्रासोनिक वेव। कीमती कपड़ों, घड़ियों के पुर्जों, घड़ी में छोटे छोटे पार्ट लगे होते हैं, और कारखानों की चिमनियों से कालिख साफ करने में, यानी बड़ी कंपनियों में चिमनियाँ लगी रहती है लंबी सी बड़ी, उसमें अगर काला सा पदार्थ जम जाता है ना धुआं की वजह से, तो उसको भी साफ करने में प्राश्रव्य तरंगों का यूज किया जाता है। चमगादड़ रात में उड़ने और शिकार करने के लिए इन्हीं तरंगों का उत्सर्जन और संसूचन यानी डिटेक्शन करते हैं। मतलब जब शिकार को निकलते हैं चमगादड़ तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। उनके लोगों का कहना है कि चमगादड़ की आंखें नहीं होती, वो प्रॉपर देख नहीं पाते हैं, लेकिन चलते कैसे हैं? तो प्राश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं, और अगर कोई वस्तु आगे रहा तो वही तरंगे टकरा करके फिर वापस आती है उसके कानों के पास, तो उनको पता चल जाता है कि अच्छा इतना दूर में कुछ वस्तु रखा हुआ है, तभी तो साउंड गया तो वापस तुरंत आ गया। चलिए आगे है आपका ध्वनि के मुख्य लक्षण। तो किसी भी ध्वनि को पहचानने के लिए 3 मुख्य लक्षण होते हैं। क्या क्या? तो पहला है तीव्रता या प्रबलता, इंटेंसिटी या लाउडनेस। यह ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि धीमी या तेज सुनाई देती है। कभी देखते हैं कि साउंड कभी हमें धीरे सुनाई देता है तो कभी
जोर से सुनाई देता है। यह तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। किसका समानुपाती होता है? तो आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। मात्रक, तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल है या बेल भी होता है। ठीक है, ज़्यादातर प्रचलित डेसिबल है, लेकिन कहीं कहीं बेल भी दे दिया जाता है अगर ऑप्शन में डेसिबल ना रहे तो। अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा तो डेसिबल ही मारना है। WHO के अनुसार मानव स्वास्थ्य के लिए 45 डेसिबल की ध्वनि सबसे सुरक्षित और सर्वोत्तम है। मानव के कान के लिए अगर 45 डेसिबल का ध्वनि अगर बातचीत कर रहे हैं तो 45 डेसिबल तक हमारा कान सुरक्षित रहता है। 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि हानिकारक होती है, यानी कान को थोड़ा सा अजीब सा लगता है। लेकिन 85 डेसिबल से अधिक की ध्वनि बहरेपन का कारण बन सकती है, यानी जैसे जो डीजे वगैरह बजता है उसमें डेसिबल ज़्यादा होता है, 85 डेसिबल। उससे ज़्यादा एरोप्लेन जो उड़ते हैं सामने से उसका भी ज़्यादा होता है, 100-150 के करीब में होता है। तो वो सब अचानक से अगर साउंड हमारे कान पे आएगा तो हमारे कान के चलरे को फाड़ सकता है। तो 45 डेसिबल एक सुरक्षित है, किसके अनुसार? WHO के अनुसार। 75 डेसिबल तक भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन 85 डेसिबल से अधिक तो हमें बहरेपन भी कर सकता है। यानी 45 डेसिबल क्या है? एक सुविधा है तो ना, मधुर साउंड आना, यानी हमारे कानों को कोई फर्क ना पड़ना। अगला है आपका तारत्व। तारत्व क्या है? तो यह ध्वनि का वह लक्षण है जिससे ध्वनि पतली या मोटी सुनाई देती है। देखते हैं किसी का साउंड जो है या आवाज़ जो है मोटा, बोलने पे लगता है कि एकदम कर्कश है, मोटा है, और किसी का एकदम पतला है, लड़की लोग बोलती है तो पतली आवाज़ आती है। तो इसलिए कैसे पता चलता है? इसी को हम लोग तारत्व कहते हैं। तारत्व पूरी तरह से ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करती है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। उच्च तारत्व, उच्च आवृत्ति, जिसका आवृत्ति ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, उसकी आवाज़ क्या होती है? पतली होती है। और जिसका तारत्व कम है उसका आवाज़ मोटा होता है। जैसे महिलाओं और बच्चों की आवाज़, मच्छर के भिनभिनाहट की आवाज़, इसकी आवृत्ति अधिक होती है, इसीलिए इसका आवाज़ पतला होता है। और जिसकी आवृत्ति कम होती है उसका आवाज़ मोटा होता है, जैसे कुर्सों का आवाज़, शेर की दहाड़। अगला है गुणता, क्वालिटी, कि साउंड की क्वालिटी क्या है, कैसे पता करेंगे? तो यह ध्वनि का वह लक्षण है जो समान प्रबलता और समान तारत्व, पिच की दो ध्वनियों के बीच अंतर करने में मदद करता है। जैसे बिना देखे बांसुरी और सितार की आवाज़ में अंतर कर लेना। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि मान लीजिए कि एगो जितना ज़ोर से हम बोल रहे हैं उतना ज़ोर से आप भी बोल रहे हैं, आपका भी तारत्व सेम है, मेरा भी तारत्व सेम है, यानी मोटा-मोटा हम भी मोटा आवाज़ में बोल रहे हैं, आप भी मोटा आवाज़ में बोल रहे हैं। तो कैसे पहचान पाएँगे कि किसका आवाज़ है? तो उसकी क्वालिटी से, क्योंकि कोई भी सेम साउंड में बोले लेकिन सबका साउंड अलग-अलग आता है। जैसे मेरा बोलने का तरीका, आपका बोलने का तरीका अलग-अलग आ सकता है। तो जैसे मान लीजिए कि 2-4 गो बाँसुरी बजा रहे हैं हम लोग, तो सभी बाँसुरी का धुन तो अलग-अलग हो सकता है ना। तो ये लिखा है कि बाँसुरी और सितार है, तो बाँसुरी से भी साउंड निकाल रहे हैं और सितार बजा रहे हैं उससे भी साउंड निकल रहा है, लेकिन दोनों के आवाज़ में अंतर आ जाता है। उसी को बोलते हैं गुणता, यानी क्वालिटी। आगे है आपका ध्वनि के प्रमुख गुण या परिघटनाएं। तो ध्वनि का क्या गुण है भाई? तो ध्वनि का परावर्तन, तो ध्वनि परावर्तन भी करता है, रिफ्लेक्शन भी करता है। तो जब ध्वनि तरंगे किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है तो इसे ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। प्रतिध्वनि, जब हम किसी कुएं, पहाड़ या ऊंची इमारत के सामने बोलते हैं तो हमारी आवाज़ परावर्तित होकर दोबारा सुनाई देती है, इसे प्रतिध्वनि कहते हैं। जैसे देखे थे
फिल्म में कि शाहरुख खान बोलता है किरण किरण, तो आवाज़ आता है ना वापस किरण किरण। तो वही ये कहना चाह रहा है कि प्रतिध्वनि, जब हम किसी पहाड़ पर या ऊंची इमारत के सामने बोलते हैं तो हमारी आवाज़ वापस हमें सुनाई देने लगती है, उसी को बोलते हैं प्रतिध्वनि या इको। अब इसके कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? तो हमारे मस्तिष्क में ध्वनि का असर 1/10 सेकेंड यानी 0.1 सेकेंड तक रहता है। क्वेश्चन पूछ देता है कि जो जो कोई बोलता है उसका साउंड हमारे माइंड में, मस्तिष्क में कितना देर तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड या 0.1 सेकेंड के लिए। प्रतिध्वनि यानी इको साउंड को सुनने के लिए श्रोता यानी लिसनर जो बोल रहा है और परावर्तक सतह के बीच कितना डिस्टेंस होना चाहिए, कितना दूरी होना चाहिए? तो न्यूनतम दूरी कम से कम 17.2 मीटर या लगभग 17 मीटर होना चाहिए, तभी उसका हमको साउंड वापस सुनाई देगा। ये नहीं कि हम बगल में ही कुछ दीवार है और सोचेंगे कि हम बोलेंगे तो मेरा आवाज़ वापस आ जाए, नहीं होगा। तो कम से कम 17 मीटर का दूरी होना चाहिए, उससे ज़्यादा जितना भी हो, लेकिन लगभग 17 मीटर तो होना चाहिए। अनुरणन। अनुरणन क्या है? रिवर्ब्रेशन। तो किसी बड़े हॉल में या सिनेमा घर में ध्वनि स्रोतों के बंद होने के बाद भी दीवारों, छत और फर्श से बार बार होने वाले परावर्तन के कारण ध्वनि का कुछ हिस्सा समय तक गूंजते रहना अनुरणन कहलाता है। इसे कम करने के लिए हॉल की दीवारों पर ध्वनि अवशोषक पदार्थ जैसे फाइबर बोर्ड या भारी पर्दे लगाए जाते हैं। यानी क्या है कि सिनेमा घर तो चारों तरफ से पैक रहता है, तो क्या होता है कि जब सिनेमा घरों में जब मूवी स्टार्ट करते हैं तो उसका साउंड कुछ ज़्यादा ही गूंजने लगता है, वो इस दीवार से उस दीवार टकराता है, उस दीवार से इस दीवार टकराता है। तो यदि पर्दा वगैरह ना लगाया जाए तो हम लोग को साउंड सुनने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। लेकिन जैसे ही फाइबर बोर्ड या भारी पर्दे लगाते हैं तो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, अवशोष कर लेता है और साउंड प्रॉपर हमें अच्छे से सुनाई देता है। अगला है आपका ध्वनि का अपवर्तन। तो जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या भिन्न तापमान वाली वायु की परतों में जाती हैं तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। कौन? ध्वनि। तो ध्वनि को मान लीजिए हम चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टकरा के जाएगी ना। जैसे आप मान लेते हैं हम पानी के अंदर में हैं और ऊपर से अगर कोई आदमी चिल्ला रहा है, मुझे पुकार रहा है, तो अब वो तो हवा में था उसकी आवाज़, हम तो पानी के अंदर में हैं, फिर भी हमें उसकी आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन धीरे धीरे सुनाई देगी। तो जैसे ही उसको दो माध्यम में गया ना, एक तो हवा था, उसके बाद हवा के माध्यम को चीरते हुए वो पानी के माध्यम में जाएगा, तो वही हो गया ध्वनि का अपवर्तन। प्रभाव। तो ध्वनि की चाल रात में ठंडी हवा, अधिक घनत्व और दिन में गर्म हवा, कम घनत्व के कारण बदलती है। यही कारण है कि दिन की अपेक्षा रात में ध्वनि अधिक दूरी तक साफ सुनाई देता है। आप देखते हैं कि दिन में अगर किसी को चिल्लाते हैं तो थोड़ा देर से सुनता है, लेकिन रात को थोड़ा सा भी अब बात कीजिएगा ना तो बगल वाला तुरंत सुन लेता है। इसका कारण क्या है? तो ध्वनि की जो चाल है ना, रात में अधिक हो जाती है क्योंकि घनत्व अधिक होता है और दिन में गर्म हवा की वजह से कम घनत्व होता है, इसीलिए उसका साउंड दिन में कम और रात में ज़्यादा हो जाता है। डॉपलर प्रभाव। ये डॉपलर प्रभाव क्या है? तो जब किसी ध्वनि स्रोत जैसे ट्रेन की सीटी और श्रोता के बीच सापेक्ष गति होती है तो ध्वनि की आवृत्ति बदलती हुई महसूस होती है। मतलब जब ट्रेन पास आती है तो आवृत्ति बढ़ जाती है और जब ट्रेन दूर जाती है तो आवृत्ति घटती हुई लगती है। इसे ही डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ठीक है कि ट्रेन जब वापस हमारे पास आती रहती है तो आवृत्ति बढ़ती है, साउंड बढ़ता है, तीक्ष्ण होता है, ठीक है, पतली सी आवाज़, और जैसे जैसे दूर जाती जाती है तो
उसकी आवृत्ति घटती जाती है, यानी मोटा आवाज होने लगता है। अब है मैक संख्या और शॉक वेव। मैक संख्या क्या है? तो किसी माध्यम में पिंड जैसे लड़ाकू विमान की चाल और उसी माध्यम में ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। यानी कहना ये चाह रहा है कि मैक संख्या क्या है? तो कोई वस्तु है, उसका स्पीड भागा दे दीजिए ध्वनि के स्पीड से, यानी कि उस माध्यम में ध्वनि का स्पीड क्या है। जैसे हवा की बात करें तो हवा में ध्वनि का चाल कितना है? 332 मीटर पर सेकेंड। और मान लीजिए कि कोई लड़ाकू विमान है कि मान लो कि 332 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से उसको भी चला रहे हैं, तो मैक संख्या कितना हो जाएगा? 332 बटा 332 1। क्लियर है? अगला है सुपरसोनिक। यदि मैक संख्या 1 से अधिक है तो उसे सुपरसोनिक चाल कहेंगे। मतलब पिंड का जो स्पीड था वो ध्वनि के भी स्पीड से बड़ा होगा, तभी तो 1 से ज़्यादा आंसर आएगा। जैसे ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि ध्वनि का स्पीड तो मेरा फिक्स है, कितना? 332 मीटर पर सेकेंड। बात भागा भागा में है, तो जो पिंड का चाल, पिंड का मतलब कोई वस्तु, तो मान लीजिए कि एरोप्लेन भी अगर 332 के स्पीड से चलेगा तो कितना आंसर आएगा? कट के एक आंसर आएगा। इसी को बोलते हैं मैक संख्या। लेकिन बोल रहा है कि नहीं, 1 से अधिक आए। 1 से अधिक कब आएगा बताइए? 1 से अधिक तभी आएगा जब यहाँ पे मान लीजिए कि 360 हो गया। अब देखिए 332 ज़्यादा है, तो कन्फर्म है कि यहाँ आंसर 1 पॉइंट कुछ आएगा, यानी 1 से ज़्यादा आएगा। तो जहाँ भी मैक संख्या 1 से अधिक हो गया उसे हम लोग सुपरसोनिक चाल कहते हैं। कौन सा चाल? सुपरसोनिक चाल कहते हैं। अगला है हाइपरसोनिक। तो हाइपरसोनिक क्या है? यदि मैक संख्या 5 से अधिक हो, ठीक है, कितना हो? 5 से अधिक हो, तो उसे हाइपरसोनिक चाल कहते हैं। प्रघातित तरंगे, शॉक वेव्स। जब कोई पिंड ध्वनि की चाल से अधिक तेज गति सुपरसोनिक से चलता है तो वह पीछे माध्यम में एक शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ता है, जिसे प्रघातित तरंगे कहते हैं। इनसे उत्पन्न खिड़की के कांच चटकने जैसी भारी आवाज को सोनिक बूम कहा जाता है। यानी ये कहना चाह रहा है कि जब कोई पिंड, कोई वस्तु ध्वनि की चाल से अधिक तेज गति से चलता है, जैसे एरोप्लेन है, वो ध्वनि के स्पीड से और अधिक तेज से चल रहा है, जब चलता है, देखिएगा एरोप्लेन चलता है तो पीछे धुआं जैसा छोड़ता है। देखे होंगे आप, एरोप्लेन जब चलता है तो पीछे धुआं तेज छोड़ता है। इसी माध्यम में एक शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ता है, जिसे हम लोग प्रघातित तरंग कहते हैं। इस प्रघातित तरंग से खिड़की के कांच चटकने जैसी भारी आवाज भी सुनाई देती है, जिसे हम लोग सोनिक बूम कहते हैं। तो चलिए आज कुछ और महत्वपूर्ण वन लाइनर तथ्य को जान लेते हैं। तो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वन लाइनर तथ्य है, जैसे स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप का क्या काम है? तो डॉक्टरों द्वारा धड़कन सुनने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यह उपकरण ध्वनि के बहु परावर्तन यानी मल्टी रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। यानी धड़कन में स्टेथोस्कोप लगाते हैं तो वहाँ पे साउंड का रिफ्लेक्शन होता है, उससे हमें धड़कन के बारे में पता चलता है कि कैसा वर्क कर रही है। अनुनाद। जब किसी बाह्य बल की आवृत्ति वस्तु की प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो वस्तु बहुत बड़े आयाम से कंपन करने लगती है। इसी कारण सेना को पुल पार करते समय कदम से कदम मिलाकर चलने की मना किया जाता है, ताकि पुल में अनुनाद के कारण वह टूट ना जाए। यानी सिंपल ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए कि कोई पुल है और मान लीजिए कि 15-20 को सेना चल रही है, आर्मी की सेना लेफ्ट राइट करेगा, तो उसका जो साउंड होना उत्पन्न होगा उससे अनुनाद उत्पन्न होगा। अनुनाद उत्पन्न होने से वो पुल टूट सकता है। इसीलिए कदम ताल मिला के नहीं चलने के लिए बुलाता है, लेफ्ट राइट करके नहीं चलना है, सिंपल चलते रहिए। ठीक है। ध्वनि और प्रकाश में अंतर। तो प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं
और विद्युत चुम्बकीय भी होती हैं, इसीलिए वे निर्वात में चल सकती हैं, जबकि ध्वनि अनुदैर्ध्य हैं और निर्वात में नहीं चल सकती हैं। यही अंतर है ध्वनि और प्रकाश में। तो अनुनाद तो समझ गए आप। तो मान लीजिए कि जैसे ये पुल है, अब पुल है तो अब यहाँ पे आदमी लोग चलेगा ऐसे ऐसे, कदम ताल बनाएगा तो एक तो नीचे की ओर साउंड जा रहा है, एक इधर इधर भी साउंड जा रहा है, टकरा करके आएगा तो इसको पुल को तोड़ने की संभावना ज़्यादा रहेगी। आई थिंक आपको समझ आया होगा यह चैप्टर, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।